जिंदगी भोर है, सूरज से निकलते रहिए, एक ही पांव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। हमने आपको किस लिए भेजा और आप क्यों जा रहे हो और वहां जाके क्या कर रहे हो? न समाज के लिए बोल रहे हो, न समाज की शिक्षा के लिए, न मेडिकल के लिए, न मूलभूत सुविधाओं के लिए, न संविधान के लिए। हमारे साथ शोषण होता है, अत्याचार होता है, ये परिणाम है। मायूसी से केवल काम नहीं चलेगा, वो क्या मायूस नयूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है, सूरज से निकलते रहिए, एक ही पांव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। जय भीम साथियों, इस मौके पे मैं आपको कहना चाहता हूं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान और देश में वंचित पिछड़ों, ओबीसी वर्ग, अल्पसंख्यकों और सभी को समानता और न्याय और अधिकारों की गारंटी दी है संविधान के हिसाब से। लेकिन संविधान में दिए गए आरक्षण के माध्यम से समाज के वंचित वर्गों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में अवसर दिए जाते हैं ताकि उस समाज को मुख्य धारा में लाया जा सके। लेकिन वर्तमान शासन काल में ये स्पष्ट हो रहा है कि आरक्षण को, इस मूल भावना को कैसे व्यवस्थित और गहरे तौर पर इसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसमें एक साजिश है। इसमें से एक है लेटरल एंट्री। लेटरल एंट्री का मतलब ये हुआ बैकडोर से, पढ़े लिखे ना पढ़े लिखे अपनों को, अपने लोगों को पीछे के दरवाजे से किस तरीके से एंट्री दी जाए, इसको कहते हैं लेटरल एंट्री, जिसमें न कोई आरक्षण है, आरक्षण की न कोई मांग करता है और न ही सरकारें चाहती है कि कोई मांगे। तो बिना किसी काबिलियत या बिना किसी पेपर के या बिना किसी संविधान की पॉइंट के हिसाब से उनको बैकडोर से एंट्री कर देते हैं। क्यों भाई, हम कहाँ जाएंगे, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? लेकिन न तो इसके ऊपर हमारे लोग बोलते हैं, न हमारे चुने हुए ओबीसी, एसटी, एससी और अल्पसंख्यक वर्ग के लोग बोलते हैं। वो चुन के जाते हैं विधानसभा में, लोकसभा में, गुलामी करते हैं सिर्फ पार्टी की, समाज की नहीं है। वो नहीं उठाएंगे क्योंकि उसी कोटे में गए, वो उसी कोटे को जाएंगे, लेकिन उस कोटे के हिसाब से अपने समाज की बात नहीं करेंगे, अपने लोगों की बात नहीं करेंगे, क्योंकि उनको भी पावर में आना है। और अगर वो बोल गए तो जिस पार्टी से आए हैं वो पार्टी भी पावर में नहीं आएगी। कुल मिला के ये है कि सभी को पावर चाहिए। हर कोई आके अपना अपना जो है स्टेज पे आके भाषण दे रहे हैं, लेकिन इस पे कोई नहीं हो रहा कि या तो चुने हुए लोग हैं, हम उनसे सवाल करें कि हमने आपको किस लिए भेजा और आप क्यों जा रहे हो और वहां जाके क्या कर रहे हो? न समाज के लिए बोल रहे हो, न समाज की शिक्षा के लिए, न मेडिकल के लिए, न मूलभूत सुविधाओं के लिए, न संविधान के लिए। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा, आप जहाँ भी रहो, जो भी रहो, जिस पोस्ट पे रहो, समाज के लिए हमेशा लड़ते रहो। ये इसी तरीके से जो नेता हैं, जो ओबीसी के हैं, चाहे वो एससी के हैं, वो किसी भी सूरत में जो है पार्टियों को छोड़ना नहीं चाहते और न ही वो हक और अधिकार की बात करते हैं। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस चीज को अगर और इन षड्यंत्रों को अगर समझना है और सच्चाई को समझना है तो हमें एकजुट होकर अपने अधिकारों की रक्षा के लिए तन मन धन से अपने समाज को, अपने लोगों को खड़ा करना पड़ेगा, उनको शिक्षा देनी पड़ेगी, उनके लिए जो है जो भी जरूरी चीजें हैं उनको मुहैया करानी पड़ेगी। तब जाके हम एक समाज के अंदर जो है, देश के अंदर है, वो समानता हासिल करेंगे और समान हासिल करेंगे। तो क्या आप इस सब के लिए तैयार हैं? क्या आप सब इसके लिए तैयार हैं? सबने कहा कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होता तो ऐसा होता। और इन सभी बातों का मोल है, बहुमूल्य बातें हैं। लेकिन क्या कारण है कि हम लोग आज तक एकता के सूत्र में नहीं बंध पाए? उसका कोई तो कारण होगा। आज हमारी जमीन छीनी जा रही है, हमारे साथ शोषण होता है, अत्याचार होता है, ये परिणाम है। कारण क्या है? यदि कारणों की
खोज करोगे तब आप इस देश के मूल मालिक बनोगे, तब शासन करती जमात बनोगे। लेकिन हम लोग कभी कारणों पर चर्चा नहीं करते। एक 5वीं का बच्चा भी जानता है, बुखार आया, मलेरिया आया, क्या कारण है? तो वो जानता है मच्छर के काटने से आया। और मच्छर में भी मादा एनोफाइलिस ने काटा तब, और उसके भी पेट में एक वायरस होता है, जीवाणु होता है, उसकी वजह से मादा एनोफाइलिस मलेरिया होता है। तो इसका डायग्नोस होता है, जांच होती है, इसके बाद इलाज होता है, तब जाकर के मलेरिया खत्म होता है। तो हमारे समाज की यह दशा है, उसका कारण क्या है? इस कारणों की खोज आज तक किसने किया? यह है बड़ा सवाल। जहां तक मैंने देखा है आज तक, मैं भी 2002 से समाज में काम कर रहा हूं, और इसी ग्राउंड में हम एक कार्यक्रम में आए थे 2001 में। तब हम नए नए नौकरी लगे थे, और आज पहली बार यहां से बोल रहा हूं डायट से। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, इतने लंबे अरसे 2002 से गिनोगे तो 22 साल हो गया, आज तक ना एससी के लोग आदिवासियों से जुड़ना चाहते हैं, न ओबीसी के लोग आदिवासियों से जुड़ना चाहते हैं। दूसरों की तो बात ही छोड़ दीजिए। जब भी चर्चा होती है, आदिवासी का नाम लास्ट में आता है। ये आज भी आपने सुना होगा। क्या ये मैं सही कह रहा हूं? क्या आदिवासी लास्ट आदमी है? क्या इस देश में आदिवासी पहला आदमी है? नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।